जो मेडिकल कॉलेज में अभी नए प्रवेश किए हैं और जो MBBS कर रहे हैं, और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, तकरीबन 2 वर्ष 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू हुआ। युवा जीवन में राजनीति में प्रवेश किया। पहला चुनाव मैंने अपने जीवन काल का 26 वर्ष की उम्र में लड़ा। उस समय मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से काउंसलर बना, और काउंसलर बनने के बाद मैंने कभी जीवन में ये सोचा नहीं था कि मैं कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोगों की सेवा करूंगा। धीरे धीरे किस्मत ने हर सीढ़ी पर चढ़ने का मौका दिया, और जिस भी जीवन काल में मैं पहुंचा, उस जीवन काल में मुझे राज्य की प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 4 बार मैं विधायक रहा। शिमला कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई, कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट रहा। लेकिन मन में एक हमेशा इच्छा होती थी कि जिस दिन भी प्रदेश का मौका सेवा करने का मिलेगा, उस दिन हमें नीतिगत बदलाव करने की जरूरत होगी। आपने पहले दिन से देखा होगा, हमारी सरकार ने कई बार कई फैसले किए, और मैं बार बार एक चीज को कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। 2.5 वर्ष पहले जब मैंने पहली अधिकारियों की बैठक ली, तो जो मैंने अपनी सरकार के 7 केंद्र बिंदुओं को चिन्हित किया, वो कौन से केंद्र बिंदु थे? उसमें सबसे पहले हमने शिक्षा के स्तर को देखा। स्कूल हमने खोल दिए, टीचर भी उपलब्ध करवा दिए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आई कि पूरे देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें अग्रणीय होना चाहिए था, जितने ज्यादा स्कूल थे, जितने ज्यादा टीचर स्टूडेंट्स की रेशो थी, हम 21वें स्थान पर पहुंचे। और हमने उसी दिन शिक्षा विभाग में परिवर्तन करने की सोची। अड़चने होती है, मुश्किलें होती हैं, पर फैसले लेना जनता के हित में अगर हितकारी है तो उसे लेने से कभी संकोच नहीं करना पड़ता। और हमने व्यापक रूप से शिक्षा में परिवर्तन किया। 60% के करीब हम 2.5 साल में शिक्षा में परिवर्तन करने में सफल हुए। उसका असर क्या हुआ? उन 2.5 वर्षों में जब हमने परिवर्तन किया, हमारी जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी थी, वो कहती थी स्कूल बंद कर दिए। ऐसे स्कूल खोल दिए गए जहां 2 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। क्या उन बच्चों का एक्सपोजर होगा? क्या वो बच्चे आपस में मेल मिलाप से बातचीत करेंगे? हमें फैसला करना था, और तकरीबन हमने उन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। और उसके बाद सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे जाकर मैंने भी चर्चा की। छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री के बच्चे हैं, +2 के बच्चे हैं, तो पाया उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हमने, लेकिन उसमें बच्चों में एक कॉन्फिडेंस होता था। और जब मैंने सरकारी स्कूल के बच्चों से बात की, तो कहीं ना कहीं उस विश्वास का अभाव था, और हमने उस विश्वास की कमी को पहचाना, और पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू की। मुझे खुशी है कि 2.5 साल के अंतराल के बाद जो प्रदेश 21वें स्थान पर था, वो 5वें स्थान पर पहुंचा। और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षक अध्यापकों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये मूलभूत एक सोच थी, एक विचार था। उस विचार में हमने बदलाव लाया और कहा कि भविष्य की जो शिक्षा होगी, उस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलना शुरू की। ये वो स्कूल है जहां उन्हें हाई एंड एजुकेशन की दृष्टि से आने वाले 5 से 7 साल में जब बच्चे सरकारी स्कूल के आपके सामने खड़े होंगे, तो आत्मविश्वास उनमें होगा, एक कॉन्फिडेंस उनमें होगा। उसके बाद अभी हमने जितने भी सरकारी स्कूल है, चरणबद्ध तरीके से 100 स्कूल को हम CBSE करने जा रहे हैं। और शिक्षा की गुणात्मक शिक्षा में
हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले 5 सालों में आपको नजर आएंगे। शिक्षा हमारी सरकार का पहला केंद्र बिंदु है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में क्या कमी थी? हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, जोनल हॉस्पिटल खोल दिए गए, सीएससी खोल दी गई, पीएससी खोल दी गई। हम भी कभी इलाज के लिए जाते थे। डॉक्टर डीके वर्मा मुझे छात्र जीवन से जानते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल कॉलेज में होते थे, हमारे सीनियर होते थे। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज के हालात देखे गए तो चिंता का विषय। 75 लाख की जनसंख्या हमारी है। डॉक्टर को एक भगवान स्वरूप देखा जाता है, लेकिन इलाज के मामले में जब हमने अंदाजा लगाया तो हेल्थ सेक्टर हमारा काफी निचले स्तर का। मैं इस कॉलेज की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं 50 साल पैदा हुआ उस कॉलेज की बात करना चाहूंगा, आईजीएमसी की, जिस कॉलेज ने पूरे देश में वहां के छात्रों ने अपना नाम कमाया। दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मैं जाता हूं, सब मुझे वहां मिलते हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हमें मिलते हैं और कहते हैं कि हम आईजीएमसी से हम ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, स्कॉलरशिप की है और टॉप के डॉक्टर कहलाए जाते हैं। हमारी संस्कृति सेवा भाव की है हिमाचल प्रदेश की। हम देव संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आईजीएमसी का मैंने पहली इंटरेक्शन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ की तो पता लगा कि सभी मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा हाल नहीं है। अब जिस आईजीएमसी में 20 साल पुरानी एमआरआई लगी हुई है, वो एमआरआई 20 साल है, 15-15 साल पुराने एक्सरे लगे हों, डॉक्टर और जो पेशेंट है उसके रेशियो में डिफरेंस हो, स्टाफ नर्सिस तक ना हो सभी मेडिकल कॉलेज में, और कि उसमें पैसे की जरूरत है, पैसा ही नहीं है, तो हम उन डॉक्टरों को भी और जो डॉक्टर को दिखाने वाले पेशेंट आते हैं उनको भी हम धोखा दे रहे हैं। उनको हम संतुष्टि दे रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हम मेडिसिन लिखे उससे हमारा इलाज ठीक हो जाए, लेकिन उसका डायग्नोज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हम कर पा रहे हैं। और मैंने इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने चमियाना को और आईजीएमसी को और टांडा को फर्स्ट स्टेज में बेस्ट मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सोचना शुरू की। हमने देखा कि हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स में मिलती है उसको शुरुआत हमने मेडिकल कॉलेज से की, और जिसका कि परिणाम ये है कि आज जब मैं सुबह एक हॉस्पिटल्स की मीटिंग ले रहा था तो मुझे पता लगा कि चमियाना में 45 लोगों के रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है और उनका सक्सेस रेशियो क्या है? 100% सक्सेस रेशियो उनका है। हर जगह सेवा भाव से हम काम करते हैं। वो डॉक्टर भी क्या करेंगे जो बार बार एक चीज को डायग्नोज करते हैं, कुछ चीज का पता नहीं लगता। अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारे जो आज डॉक्टर हैं उनको उपलब्ध करवा दी जाए तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में नंबर 1 होगा। डॉक्टरों में सेवा भाव है, क्षमता है, लगनशीलता है, काम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज को वो बार बार देख के वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर ये हॉस्पिटल हमारे रेफरल बन गए हैं और रेफरल से हम कभी पीजीआई भेजते हैं, कोई एम्स भेजता है, और इस सिलसिले में एक साल में 1000 करोड़ रुपए का इलाज हिमाचल के लोग बाहर के हॉस्पिटलों से करवाते हैं। चाहे ओपीडी है, चाहे आईपीडी है। जब आईपीडी से डॉक्टर इलाज करके भेजता है, किस प्रकार से खराब हुआ उसका इलाज, वो पता फिर तब लगता है जब वो हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के पास है। और अभी हमने इन सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो नेर चौक का भी मेडिकल कॉलेज है, अभी एम्स में एक स्मार्ट लैब आई है जिसमें आपके टेस्ट होंगे, डायग्नोज होंगे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमने उसके लिए भी सभी मेडिकल कॉलेज में कि आपका जो टेस्ट है एक ही सिरिंज से एक ही उसमें ब्लड सैंपल लिया जाए, उसी ब्लड सैंपल से आपके 100 प्रकार के टेस्ट का पता लग जाएगा। एम्स में उसकी अभी दिल्ली में शुरुआत हुई,
मैं जब एम्स में गया तो मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी हम अपने मेडिकल कॉलेज के लोगों के लिए लाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए जब मैं बजट देखता हूं, बजट के हालात देखता हूं, तो मुझे दुख इस बात का होता है, जनता के पैसे को पिछली भारतीय जनता पार्टी ने बर्बादी से लुटाया। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी है, वो बिल्डिंगें खाली है, हम उसमें कुछ ला ही नहीं सकते। अगर वही पैसा जो इनको मिला था मेडिकल टेक्नोलॉजी में लगाया होता तो हेल्थ सेक्टर में हम काफी तेजी से आगे बढ़ते। और आज मैंने उसके लिए 75 करोड़ रुपया स्मार्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब के लिए स्वीकृत किया। नेहरू चौक में भी मैं इंटरेक्शन करना चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं लगा। डॉक्टर्स के साथ मैं इंटरेक्शन करूंगा। उसके बाद मैंने टांडा में इंटरेक्शन किया। मैंने डॉक्टरों से सीखा, मुझे कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली, सीखा, फिर पढ़ा, फिर कहा कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, अप्रोच नहीं है, उसको कैसे इलाज मिलेगा। उस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया। नेहरू चौक में भी बड़ा आश्चर्यचकित बात हुई। मेडिकल कॉलेज इतना पुराना है, जो कांग्रेस के समय ये हम कौल सिंह ठाकुर जी हमारे मंत्री थे, उस समय इसमें स्वीकृत करवाया गया। गुलाम नबी आजाद जी थे और ऑस्कर फर्नांडीज जी, जिसके एपीएफ वालों ने कहा ये मेडिकल कॉलेज था। यहाँ एमआरआई की मशीन ही नहीं अभी तक है। एमआरआई आप बाहर से करवा रहे हो और बाहर में 3-4 हजार रुपये आप खर्च कर रहे हो। मैंने एमआरआई की मशीन के लिए भी 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसका 2 महीने के अंदर यहाँ एमआरआई मशीन लगेगी। उसके बाद किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, आप ट्रांसफर करें किसी, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है या कैथ लैब की सुविधा ही नहीं है। मैंने उसके लिए भी 12 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसका 9 करोड़ रुपया 75% आप लोगों को मिल चुका है। अभी मैं सोच रहा था, डॉक्टर डीके वर्मा जी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि आज मेरी शाम को 2 और रोबोटिक मशीन्स लगाने की बात है। पहले मैंने उन जो रोबोटिक मशीन से जो आईजीएमसी और चमियाना के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, उनसे फीडबैक लिया कि क्या रिपोर्ट्स है। फिर हमने अपनी तरफ से भी उनके घर जाकर पूछा कि क्या रिपोर्ट्स है। एक तो वो 100% एक्यूरेट है और अपनी लाइफ को बड़ी अच्छी तरह जी रहे। कैंसर के पेशेंट भी बड़ी अच्छी तरह अपनी लाइफ को जी रहे। तो हमने ये फैसला किया है कि इस वर्ष नेहरू चौक में भी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी जाएगी। ये किसी ने मांगा नहीं हमसे, ये किसी ने डिमांड नहीं की कि कोई आए डिमांड करे। सौभाग्य से मैं मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर भी हूं, सौभाग्य से मैं प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं, फाइनेंस भी मेरे पास है। तो ये चीजें आपको मिल रही है। और अभी रेडियोग्राफर की कमी है, लैब टेक्नीशियन की कमी है। इनकी भी हमने इस बार टांडा और आईजीएमसी में जो 18-20 सीटें होती थी उसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया। सबकी एडमिशन हो चुकी है। और किस तरह सुधार किया जाए, तो हमने उस सुधार की दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। आज हमने पैरा मेडिकल का स्टाफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कर दिया है और डीएमई स्टाफ को अलग कर दिया। सभी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोग हम मेडिकल एजुकेशन में लाने जा रहे हैं। अब उसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में कैजुअलिटी में कोई आदमी जाता है, वह सब काम पीजी पर छोड़ देते हैं सीनियर्स। पीजी बेचारा कंसल्टेंट को कांटेक्ट करता है, वो बेचारा 24 घंटे अनिद्रा होकर भी कार्य करता है, क्योंकि उसको अपनी पीजी की डिग्री भी करनी है। तो हमने इस बार मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी की बनाने की बात कही है और उसके लिए 38 पोस्टें स्वीकृत कर दी गई है। और हम वहां स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लगाने जा रहे हैं, पैकेज के माध्यम से लगाने जा रहे हैं। ये भी अभी अगले 6 महीने में सब जगह हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल शुरू हो जाएगा। मैं युवाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया हूं। मैं सभी
अपने जो युवा बेटे बेटियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर, मैं देश के विदेश के किसी भी कोने पर गया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो हिमाचल प्रदेश का कोई डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर नहीं, कई हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हमारे सभी लोग हैं और ये हमारे स्वभाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, वो शांत स्वभाव के रहते हैं, सेवा भाव हमें देते हैं, परिवार हमें सेवा भाव से देता है। जो युवा पीढ़ी के बच्चे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन में जिस लक्ष्य को तय करते हैं, सफलता हमेशा नहीं मिलती है, हर बार असफल भी होना पड़ता है। लेकिन असफलता के बाद अपना अगर दिल तोड़कर आप घर में बैठ जाओगे तो कभी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। हम कई बार असफल हुए, लेकिन लक्ष्य तय था और हम उस दिशा में बढ़े, और उस सोच को लेकर जब हमने बढ़ा तो एक दिन मैं आज इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। अंत में मैं आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं देख सका। मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मेडिकल कॉलेज के एससीए के अध्यक्ष है, क्योंकि मैं एससीए का भी अध्यक्ष रहा हूं, जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभी बच्चों को 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये एससीए को मिलेगा, जो उनका खर्चा हुआ उसको मिलेगा, और इसके लिए मैं डीके वर्मा जी को कहूंगा कि आपके जो इनका एससीए का अकाउंट है उसमें खर्चा चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे और भी बात करना चाहता हूं, समय का अभाव है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।